welcome all of my students। हम लोग पिछले क्लास में इलेक्ट्रिक डाइपोल को पढ़े थे। इलेक्ट्रिक डाइपोल में हम लोग एक्सियल पोजीशन पे और इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैसे निकालेंगे ये सीखे थे। जैसा कि आप में से बहुत से बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखे हैं कि सर अब वीडियो का क्वालिटी अच्छा हो गया, साउंड अच्छा हो गया है, और आज हम लोग कुछ और बेहतर करने के लिए नया सेटअप डेवलप किए हैं, क्लासरूम वगैरह को चेंज किए हैं और इसके बारे में बतलाएंगे कि वो पहले से क्वालिटी बेहतर है, कैसा है, जो भी हो। जैसा कि आपको बताए हैं कि ऐप हम लोगों को बिल्कुल रेडी स्टेट में है, लेकिन उसमें अभी कुछ फंक्शनिंग बाकी है, इसलिए अभी ऐप को न जा कर के डायरेक्ट आप संजीव कुमार एक्सलेंट क्लासेज यूट्यूब चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब कर लेंगे, अपने मित्रों को भी बोल देंगे, वो सब भी अपना देखेंगे। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये हम लोगों का लेक्चर 5 है। लेक्चर 5 में हम लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण उसके जनरल कोई पोजीशन ले, जैसे पिछले क्लास में हम लोग एक्सियल पोजीशन लिए थे, इक्वेटोरियल पोजीशन लिए थे, यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पोजीशन लिए थे। लेकिन आज हम लोग सीखेंगे कि अगर कोई जनरल पॉइंट लिया जाए, ना वो एक्सियल हो ना इक्वेटोरियल हो, तब इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे निकालेंगे। आइए पहले हेडिंग दे देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल at general position r थीटा। ठीक ना, जनरल पोजीशन में हम लोग कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को। याद कीजिए पहले शॉर्ट में डाइपोल किसको बोलते हैं। तो डाइपोल में हम लोग एक माइनस क्यू चार्ज और एक प्लस क्यू चार्ज को रखते हैं और उसको एक स्मॉल सेपरेशन पे रख देते हैं, उसी अरेंजमेंट को बोला जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। फिर याद करें डाइपोल मोमेंट किसको बोलते हैं। तो डाइपोल मोमेंट के लिए हम लोग कोई दोनों चार्ज में से कोई एक चार्ज का मैग्नीट्यूड लिखते हैं और बीच का जो सेपरेशन है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो ठीक है, सपोज करें यहाँ माइनस क्यू चार्ज, यहाँ प्लस क्यू चार्ज, और इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है उसको हम लोग 2L कंसीडर करते हैं। चलो दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो 2L है। अगर बात किया जाए डाइपोल मोमेंट का, तो जाहिर है डाइपोल मोमेंट जो होगा Q इंटू 2L होगा। अब एक जनरल पॉइंट लिए, जो पॉइंट ना तो इसके एक्सिस पर है ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है। इधर एक पॉइंट लिए जो इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर है। अब आपसे कहा गया कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो देखो जी, मान लो ये एंगल थीटा है, ये जो r थीटा लिखे इसको पोलर कोऑर्डिनेट बोला जाता है। r हो गया सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस और थीटा हो गया इस डाइपोल एक्सिस से एंगल। जैसा कि आप जान रहे हैं कि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज की ओर। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग कुछ फार्मूला सीखे थे कि एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्या होगा। तो उसी फार्मूला को हम लोग यूज में लाएंगे और बहुत आसानी से जनरल पोजीशन पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालेंगे। तो जैसे देखें, डाइपोल मोमेंट इधर डायरेक्टेड है और डाइपोल मोमेंट को आप जानते हैं एक वेक्टर क्वांटिटी है, इधर डायरेक्टेड। अब इस डाइपोल मोमेंट को अगर हम लोग
ब्रेक कर लें दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर ब्रेक कर लें, जैसे डाइपोल मोमेंट इधर है तो अगर इसका कंपोनेंट इधर देखेंगे तो ये हो गया P cos थीटा, और कंपोनेंट इधर देखेंगे तो ये हो गया P sin थीटा। अब आप माइंड में ये सोचिए कि आपके पास दो डाइपोल है। एक डाइपोल ऐसा है जिसका डाइपोल मोमेंट है P sin थीटा, और उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ये पॉइंट स्थित, ये जो पॉइंट है समझो P sin थीटा के परपेंडिकुलर, और दूसरा डाइपोल है उसका डाइपोल मोमेंट है P cos थीटा, और उसके एक्सियल पोजीशन पे ये पॉइंट। तो चलो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पहले देखते हैं P cos थीटा डाइपोल मोमेंट के कारण, फिर P sin थीटा डाइपोल मोमेंट के कारण। तो याद करो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन उधर ही होता है जिधर डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट का होता है। तो जब ये P cos थीटा के कारण ये एक्सियल पोजीशन है, तो अगर हम इस डायरेक्शन में बात करें, यानी कि P cos थीटा के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जाहिर है वो इधर डायरेक्टेड होगा। जनरली हम लोग इस डायरेक्शन को युवा डायरेक्शन बोल देते हैं, बस सिंपली जाने ये नाम है और उसमें बहुत दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। तो इस डायरेक्शन को हम लोग युवा डायरेक्शन अक्सर बोलते हैं। और अगर बात करें इस P sin थीटा का, तो ये जो P sin थीटा है उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पॉइंट। तो आप पिछले क्लास में पढ़े थे कि जब भी इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन देखना हो तो डाइपोल मोमेंट के अपोजिट में होता है। तो जाहिर है डाइपोल मोमेंट P sin थीटा इधर है, तो उसके अपोजिट में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। इस डायरेक्शन को जनरली हम लोग U थीटा से डिनोट करते हैं, वैसे आपका मर्जी आप उसका नाम कुछ और भी रख सकते हैं, लेकिन जनरली जो है हम लोग इस डायरेक्शन को UR बोलते हैं और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन को U थीटा बोलते हैं। यानी इतना तो हम लोग समझ गए कि ये जो P sin थीटा का जो डाइपोल है, माने जिस डाइपोल आप अजूम कर रहे हैं जिसका डाइपोल मोमेंट P sin थीटा है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड देगा इधर, और जो P cos थीटा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड देगा इधर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट गिवन पॉइंट, मान लो इसको पॉइंट P बोल दे रहे हैं, एट पॉइंट P ड्यू टू डाइपोल मोमेंट P cos थीटा। इस P cos थीटा के कारण यहाँ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, इसको EUR बोलते हैं, तो जाहिर है P cos थीटा के कारण एक्सियल पोजीशन है, और एक्सियल पोजीशन पे हम लोग फॉर्मूला पिछले क्लास में पढ़े थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P cos थीटा बाई RQ। हम लोग पढ़े थे 2P/RQ, लेकिन अब जो है चूंकि हम P cos थीटा के कारण देख रहे हैं, तो जहां P लिखते थे वहां क्या लिख दिए, P cos थीटा। अब हम लोग आगे देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू डाइपोल मोमेंट P sin थीटा। तो जाहिर है इस P sin थीटा के कारण देखेंगे
तो ये जो है इक्वेटोरियल पोजीशन है और इसके कारण फील्ड का डायरेक्शन इधर है। और इसका अगर फॉर्मूला देखेंगे तो जैसा कि सिखाए थे कि एक्सियल पोजीशन पे जितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इक्वेटोरियल पे उसके हाफ होता है, यानी बस केवल एक फॉर्मूला से 2 हटा देना है और जहाँ p cos थीटा लिखे हैं वहाँ क्या लिख देना है p sin थीटा, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p sin थीटा डिवाइडेड बाई आर क्यू। ठीक है, आप समझ लो यहाँ पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जो है उसको ई यू आर बोले हैं और इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको ई यू थीटा बोले हैं। अब सोचो जैसे हम लोग वेक्टर में पढ़ते हैं कि अगर कोई वेक्टर का कंपोनेंट इधर हो x, इधर कंपोनेंट अगर ay हो तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, तो बोलते हैं ना रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा √ax² प्लस ay²। अगर पूछा जाए कि ये वेक्टर x एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा तो हम लोग बोलते हैं tan थीटा इक्वल टू ay/ax। तो फिर हम लोग इसी को यूज में लाएंगे और बोलेंगे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखा जाए, ये तो कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आया यू आर में इतना, यू थीटा में इतना। तो सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट कुछ इधर है और कुछ इधर है, तो जाहिर है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो कुछ इधर डायरेक्टेड हो। इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पर जो होगा वो इन दोनों के बीच में ही होगा, एक सर्टेन एंगल पर होगा। मान लो ये एंगल अल्फा, सपोज करो कि ये एंगल अल्फा पर है और इधर ही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी, तो वेक्टर मेथड से बोलेंगे कि जो यू आर डायरेक्शन में कंपोनेंट है ई यू आर स्क्वायर प्लस ई यू थीटा स्क्वायर, ई यू आर स्क्वायर तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा बाई आर क्यू और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p sin थीटा बाई आर क्यू होल स्क्वायर। ठीक, अब इसको सॉल्व करना, तो देखें इसमें कॉमन हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई आर क्यू, इतना तो कॉमन हो गया, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई आर क्यू, इसको रूट से बाहर निकालो, ऐसे भी स्क्वायर है और बच क्या जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आप चाहें तो इसी को सिंप्लीफाई करते हुए ऐसे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई आर क्यू। देख लो 4 cos स्क्वायर थीटा है तो इसको लिख दे रहे हैं 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। देखें अब ये cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया 1, यानी कि जनरल पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका हम लोग फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट जनरल पॉइंट P तो जाहिर है लिखेंगे अंडर रूट एक मिनट इसी को आगे बढ़ाते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई आर क्यू अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1।
देखो यही रिजल्ट आ गया, यही फाइनल रिजल्ट। चलो एक बार हम लोग फार्मूला को रिवाइज कर लेते हैं। एक्सियल पोजीशन पर हम लोग डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या पढ़े थे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³। इक्वेटोरियल पोजीशन पे पढ़े थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³। और ये जो जनरल पोजीशन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³ √3 cos² थीटा प्लस 1। अब देखो जी, अगर बात हम लोग करें एक्सियल पोजीशन पे, एट एक्सियल पोजीशन, अगर यही फार्मूला आपको याद है और इसके हेल्प से अगर आप एक्सियल पे निकालना चाहते हो, तो यानी अगर ये पॉइंट P यहाँ ना हो करके पॉइंट इधर कहीं होता, तब तो ये थीटा 0 डिग्री हो जाता, तो थीटा हो जाता 0 डिग्री। तब फार्मूला क्या आ जाता, देख लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³, 3 cos² 0 प्लस 1, और cos 0 क्या होता है 1, तो 3 + 1 4 हो गया। तो देखो तो रिजल्ट क्या आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³। ये रिजल्ट वही ना आया जो हम लोग पहले जो है पिछले क्लास में एक्सियल पोजीशन पे निकाले थे। यानी थीटा के जगह 0 रख दो तो एक्सियल पोजीशन पे वैल्यू निकल जाएगा, और अगर इक्वेटोरियल पर निकालना है तो थीटा के जगह 90 रख दो। यानी कि अगर हम लोग सेकेंड केस देखें, केस 2, एट इक्वेटोरियल पोजीशन, तो इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए बस नया कुछ नहीं करना है, थीटा के जगह 90 पुट कर दो इसमें, तो समझ ही रहे हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³, और थीटा के जगह 90 रखोगे, cos 90 0 0 प्लस 1, यानी रिजल्ट आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³। तो देखो ये तो स्पेशल केस हुआ। वो अगर एग्जाम में मान लो तुमसे केवल ये पूछा गया लॉन्ग क्वेश्चन में कि डेराइव एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट जनरल पॉइंट r थीटा, तब हमको पहले तो काम यहाँ तक करना है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकल गया, लेकिन अब ये भी तो बताना पड़ेगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है। जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितने एंगल पर है, वो इस युवा डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो इस पर काम कैसे करें, तो इसको देखते हैं हम लोग आगे। जैसा कि अभी हम सिखाए थे, पहले से भी आप वेक्टर में पढ़े होंगे कि अगर कोई वेक्टर का x डायरेक्शन में कंपोनेंट ax है, y में ay है, और अगर ये एंगल निकालना है तो tan थीटा जो है ay/ax होता है। तो वैसे ही ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका इधर जो कंपोनेंट है उसका वैल्यू आया है, अभी हम लोग निकाले हैं EUR और EU थीटा, ये दोनों वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो अगर डायरेक्शन के लिए काम करें, फॉर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बोलेंगे tan अल्फा = EU थीटा डिवाइडेड बाई EUR। यानी U थीटा डायरेक्शन में देख लो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, और UR डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, दोनों को डिवाइड कर दो। तो EU थीटा में अभी आप निकाले थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p sin θ/r³, और UR डायरेक्शन में देखें तो आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos θ/r³। देखो दोनों को जब कैंसिल करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, p और r³ कैंसिल हो गया, लेकिन यहाँ पे 2p cos θ/r³ है ना। UR डायरेक्शन में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos θ/r³ है। तो देखो तो tan अल्फा बचा क्या आया, सब तो कैंसिल हो गया, बच गया हाफ, ऊपर में बचा साइन थीटा, नीचे कॉस थीटा, यानी कि tan अल्फा = हाफ tan थीटा। अब यही जनरल फार्मूला हो गया, इसी को लिख सकते हैं अल्फा = tan इनवर्स हाफ tan थीटा।
ठीक ना। तो यहाँ तक मुझे अगर लॉन्ग क्वेश्चन में 12th के एग्जाम में पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरल पॉइंट पर क्या होगा, तो पहले तो मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड तक आना है, फिर डायरेक्शन का बात लिखना है, और ज़रूरत पड़े तो आप केस फर्स्ट केस सेकंड जो बतलाए कि एक्सियल पोजीशन पे काम करना तो थीटा 0 और इक्वेटोरियल पे काम करना है तो थीटा 90 पुट कर देना है। उम्मीद है समझ गए होंगे आप लोग। रुकिए, तब क्या किया जाए, कितना देर हुआ है? तो ये तो हम लोग एक्सियल जनरल पोजीशन पे पढ़े कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण। अब हम लोग आगे जो बात करते हैं कि कोई डाइपोल को जब आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर कितना टॉर्क लगेगा, क्या इफेक्ट होगा, इसको आगे समझाते हैं। तो अब हम लोग हेडिंग देंगे टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल in uniform electric field, in uniform electric field। देखिए ध्यान से, सपोज करें इस बोर्ड पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर डायरेक्टेड, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर डायरेक्टेड, और इस फील्ड में आप एक डाइपोल को रख दिए। सपोज करें यहां प्लस क्यू चार्ज और यहां माइनस क्यू चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर डायरेक्टेड और ये एंगल थीटा। तो इस क्यू चार्ज पर फोर्स किधर लगेगा? तो ऑलरेडी आप पहले सीखे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जब भी आप पॉजिटिव चार्ज को रखते हैं तो फोर्स उसी डायरेक्शन में लगता है जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और निगेटिव चार्ज को रखते हैं तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में एक्ट करता है। तो जाहिर है इस प्लस क्यू चार्ज पर जो फोर्स लगेगा Q इंटू ई फील्ड के डायरेक्शन में, और निगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो फील्ड के अपोजिट में फोर्स लगेगा। ये दोनों चार्ज के बीच का जो गैप है इसको हम लोग 2L से डिनोट करते हैं। जाहिर है बहुत बार हम लोग टर्म यूज कर लिए हैं, डाइपोल मोमेंट जो है कितने के इक्वल होगा, तो Q इंटू 2L, और जाहिर है डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होता है, तो निगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि क्या हम डाइपोल को इस पोजीशन में रख करके छोड़ दें तो क्या इस पोजीशन में डाइपोल रुका हुआ रहेगा? तो बिल्कुल नहीं। जैसे पेन है, अगर एक फोर्स ऐसे लगे और एक इधर लगे तो जाहिर ही पेन रोटेट करेगा। पेन रोटेट करके जाहिर है डाइपोल चाहेगा कि हम फील्ड के डायरेक्शन में हो जाए। क्यों? क्योंकि जब ये फील्ड के डायरेक्शन में होगा तो इस पर QV इधर और इस पर QV इधर, नेट फोर्स तो 0 है ही, और ये रोटेट भी नहीं करना चाहेगा। सोचिए जैसे अगर इस पेन पर हम 10 न्यूटन का फोर्स इधर लगाएं, 10 न्यूटन का इधर, तो क्या पेन रोटेट करने लगेगा? तो बिल्कुल नहीं, यानी कोई टॉर्क नहीं लगेगा। लेकिन अगर ऐसे रख करके हम रोक छोड़ दें और यहाँ फोर्स लगा यहाँ रखें तो ये रोटेट करना चाहेगा, और जाहिर है कोई भी ऑब्जेक्ट पर जब टॉर्क लगता है तभी वो रोटेट करना चाहता है। ये आप 11th के सिलेबस में रोटेशन वगैरह चैप्टर में टॉर्क के बारे में पढ़े होंगे, टॉर्क का यूज सीखे होंगे। चलिए आपको हम हेल्प करते हैं कि अगर जो लोग नहीं भी पढ़े होंगे तो उनको समझ में आए बात। तो इतना तो समझ गए कि डाइपोल को अगर इस पोजीशन में रख के छोड़ेंगे तो इस पे लग रहा है QV राइट साइड में, इस पे लेफ्ट साइड में, नेट फोर्स तो 0 है। ये हमेशा याद रखना है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब भी डाइपोल को रखेंगे तो डाइपोल पे टॉर्क चाहे जितना लगे लेकिन नेट फोर्स हमेशा 0 होता है।
अब जो है इस पर कितना टॉर्क लग रहा है, इसको कैसे कैलकुलेट करें। तो याद करें, रोटेशन में आप पढ़े होंगे एक टर्म होता है फोर्स कपल। फोर्स कपल किसको बोलते हैं? जब एक ही ऑब्जेक्ट पर दो इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? फोर्स कपल। तो देखो एक ही ऑब्जेक्ट है, एक ही डाइपोल है और दो फोर्स लग रहा, क्यूवी लग रहा राइट में और यहाँ क्यूवी लग रहा है लेफ्ट में, तो जाहिर है ये फोर्स कपल का काम कर रहा है। ऐसा जब भी फोर्स लगता है तो उसको हम लोग फोर्स कपल बोलते हैं। तो टॉर्क कितना होगा? टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल ड्यू टू फोर्स कपल। तो टॉर्क कैसे लिखें? देखो फोर्स कपल के कारण जब भी टॉर्क लिखना हो ना, तो टॉर्क लिखने का फॉर्मूला बहुत सिंपल है। दोनों में से कोई एक फोर्स को देख लो, जैसे दोनों तो क्यूवी ही है तो कोई एक को लिख लो, और दोनों फोर्स के बीच का जो परपेंडिकुलर सेपरेशन है उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो ठीक है, हम लोग फोर्स लिख दिए क्यूवी, फोर्स लिखे क्यूवी, और इन दोनों फोर्स के बीच का जो परपेंडिकुलर सेपरेशन है, तो देखो इसको इधर एक्सटेंड करते और यहाँ से परपेंडिकुलर डालें। ये थीटा, ये भी थीटा होगा क्या? तो ये पूरा 12 है, तो ये क्या होगा? 12 साइन थीटा होगा क्या? तो ये हो गया 12 साइन थीटा, 12 साइन थीटा। तो टॉर्क कितना हो गया? Q इंटू 12 इंटू ई साइन थीटा। और Q इंटू 12 को हम लोग क्या बोलते हैं? तो डाइपोल मोमेंट बोलते हैं, यानी कि P साइन थीटा। ये आ गया टॉर्क का फॉर्मूला। जब भी आप इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर जो टॉर्क एक्ट करेगा उसका फॉर्मूला हो गया P साइन थीटा। इसी को हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। इन वेक्टर फॉर्म टॉर्क इज P क्रॉस E। जाहिर है क्रॉस प्रोडक्ट ब्रेक करते हैं तो साइन थीटा आता है, P क्रॉस E मतलब P साइन थीटा। अब टॉर्क का डेरिवेशन तो हम लोग सीख लिए। अब इसमें कुछ बात हम लोग नोट में सीखते हैं कि टॉर्क का वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कम से कम क्या होगा, डाइपोल कब इक्विलिब्रियम में होगा, कब इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा, कब अनस्टेबल होगा, इसको थोड़ा समझते हैं। वैसे हम लोगों का जो हेडिंग था उसके अकॉर्डिंग यहाँ तक हम लोगों को पढ़ना था, लेकिन जो आपसे एनालिटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, कंसेप्चुअल जो क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके लिए कुछ और बात सीखें। जैसे थीटा अगर 0 डिग्री हो, 0 डिग्री का मतलब हुआ कि डाइपोल जो है वो फील्ड के डायरेक्शन में, यानी इसका जो डाइपोल मोमेंट है और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में। तो सोचो यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज, यहाँ माइनस क्यू चार्ज, सेम डायरेक्शन में जब होगा तो इधर प्लस, इधर क्यूवी लगेगा प्लस क्यू चार्ज पे और माइनस क्यू पर इधर क्यूवी, तो नेट फोर्स 0, डाइपोल ऐसे ही रुका हुआ रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। अगर मान लो डाइपोल को थोड़ा बहुत डिस्प्लेस भी कर दोगे तो फिर टॉर्क लगेगा और वापस लाना चाहेगा। मतलब कि थीटा जब 0 डिग्री होगा तब टॉर्क जो होगा मिनिमम होगा, वो भी 0 होगा, और डाइपोल जो होगा, डाइपोल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम।
ये स्टेबल इक्विलिब्रियम क्यों बोल रहे हैं? केवल इक्विलिब्रियम तो बोल ही सकते हैं, यहाँ स्टेबल वर्ड यूज करें। स्टेबल इसलिए यूज कर रहे हैं कि अगर डाइपोल को स्लाइटली डिस्प्लेस भी कर दोगे तो फिर से उस पर ऐसा टॉर्क लगेगा जो वापस ला देना चाहेगा, तो इसको हम लोग स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। अब जो है जब थीटा 180 डिग्री हो, थीटा जब 180 डिग्री हो, यानी इसी डाइपोल को समझो रोटेट करा के ऐसे उल्टा कर दिए, यानी कि पहले प्लस इधर था माइनस इधर, अब इसको रोटेट करा के उल्टा कर दिए। तो अब सोचो इस प्लस क्यू चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा? इधर लगेगा। माइनस क्यू चार्ज पे फोर्स इधर लगेगा। तो सोचो तो 1 मिनट के लिए, अब इसको ला करके ऐसे रख दिए तो प्लस, ठीक है, इतना तो तय है कि थीटा जब 180 डिग्री होगा तो टॉर्क तो 0 हो जाएगा, क्योंकि P साइन थीटा है, थीटा 0 हो चाहे 180 हो, साइन 180 डिग्री का भी वैल्यू जो है वो 0 ही होता। तो दोनों इक्विलिब्रियम में क्या फर्क है? इतना तो आप जान रहे हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो नेट फोर्स तो 0 है ही। थीटा जब 0 डिग्री है तो टॉर्क भी 0 है, लेकिन थीटा 180 जब है तब भी टॉर्क 0 है, तब भी टॉर्क मिनिमम ही होगा, 0 ही होगा। लेकिन बट डाइपोल इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अगर आप डाइपोल को इस तरह से रख दिए हैं, इधर प्लस इधर माइनस, तो इस पर इधर लग रहा क्यूवी फोर्स और इस पर इधर लग रहा क्यूवी। अगर जैसे ही आप डिस्प्लेस करेंगे तो इस पर चूंकि क्यूवी लग रहा और इस पर इधर क्यूवी, तो ये रोटेट करके फिर जो है इधर ही जाना चाहेगा। ये डाइपोल हमेशा चाहता है कि मेरा डाइपोल मोमेंट जो है वो फील्ड के डायरेक्शन में रहे। अगर फील्ड के डायरेक्शन में रहेगा तब तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, और फील्ड के जब अपोजिट हो जाएगा डाइपोल मोमेंट तब वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। क्योंकि आप अगर इसको उल्टा करके रख देंगे तो रुका हुआ तो ये रहेगा, लेकिन थोड़ा बहुत भी अगर आप डिस्टर्ब किए तो फिर से ही रोटेट करके वापस आ जाएगा। यानी कि व्हेन थीटा इज 180 डिग्री देन टॉर्क इज मिनिमम एंड इट इज इक्वल टू 0, बट डाइपोल इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब अगर ये पूछा जाए आपसे कि टॉर्क का वैल्यू, ये तो मिनिमम समझे और मैक्सिमम मिनिमम हम लोग दोनों केस में सीखे। टॉर्क मिनिमम कब होगा? तो 0 डिग्री पे भी और 180 डिग्री पे भी टॉर्क मिनिमम होगा। लेकिन 0 डिग्री पे डाइपोल को रखेंगे, यानी जिधर डाइपोल मोमेंट है उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, तब डाइपोल जो है उसी पोजीशन में रुका हुआ रहेगा। उसको थोड़ा बहुत आप डिस्टर्ब भी करेंगे तो वापस आ जाएगा अपने पहले वाले पोजीशन में। लेकिन 180 डिग्री पे रखेंगे तो इक्विलिब्रियम में तो होगा, लेकिन थोड़ा भी अगर वो डिस्प्लेस किए तो फिर से वापस वो रोटेट करके और पहले वाले पोजीशन में आना चाहेगा। अब टॉर्क मैक्सिमम कब होगा? टॉर्क का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा? तो जाहिर है टॉर्क P साइन थीटा है, थीटा जब 90 डिग्री होगा, व्हेन साइन थीटा इज 1 या बोलो थीटा इज 90 डिग्री, देन टॉर्क विल बी मैक्सिमम। चलो टॉर्क तब मैक्सिमम होगा, और टॉर्क का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा? तो P साइन 90, यानी टॉर्क का मैक्सिमम वैल्यू हो गया P। ठीक है, उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे। तो आज इसको हम लोग इतना ही सीखते हैं, फिर अगले क्लास में आगे सीखेंगे। और फिर से आपको बता दें कि हम लोगों का ऐप बिल्कुल कंप्लीटिंग स्टेट में है अभी, लेकिन वर्किंग नहीं है। तो बहुत से स्टूडेंट जो हैं वो पूछते हैं कि सर मेरा बैच कोड क्या है, ये जो भी अभी इन्फॉर्मेशन है आप डायरेक्ट अभी जो संजीव कुमार एक्सलेंट क्लासेज चैनल है, जो भी लोग सब्सक्राइब किए हो तो ठीक ही है, जो नहीं किए उनको भी सलाह दीजिए। और आप डायरेक्ट अभी देखिए, हर दिन अभी एक वीडियो अपलोड किया जा रहा है। थैंक यू।